हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू का इकोनॉमिक्स का टॉपिक कर रहे थे, उत्पादन फलन। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर करते हैं। तो जो उत्पादन फलन है उसका हम अर्थ कर चुके थे पिछली वीडियो में भी। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हमने पढ़ा था। जो उत्पादन फलन आपको वो बताता है जो उत्पादन के साधन और जो उत्पादन यानी इनपुट और आउटपुट के मध्य जो संबंध है, इनपुट और आउटपुट यानी उत्पादन के साधन। उसकी मैंने कहा था साधन को हम पड़त भी बोलते हैं, इनपुट भी कहते हैं, ठीक है, आगम भी कहते हैं। तो उनका, साधनों का और उत्पादन का, उससे जो आउटपुट होता है, जो निर्गत होता है, उसको हम निर्गत भी बोलते हैं उत्पादन को, ठीक है। उनके मध्य जो फलनात्मक संबंध होता है उसकी बात हम कर रहे थे। उसके आधार पर हमने एक समीकरण भी बनाई थी। जैसे मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल सी हिंदी के अंदर जो बना के दिया था, उत्पादन किसका फलन होता है? उत्पादन होता है वो उत्पादन के साधनों का होता है। श्रमिक है, आप बात करते हो तकनीक की, ठीक है, बहुत होते हैं उत्पादन के साधन। सबके जो उत्पादन के साधन होता है उसी पर डिपेंड करता है हमारा उत्पादन। इसी कारण ये तो होता है स्वतंत्र चर। क्या होता है? स्वतंत्र चर, क्योंकि ये पहले परिवर्तन होता है। अब कैसे होता है वो हम अल्पकाल और दीर्घकाल के अंदर पढ़ लेंगे। यहाँ पर तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, जो स्वतंत्र चर होता है ये पहले परिवर्तन होता है, उसके बाद उत्पादन परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये कौन सा चर होता है? ये आश्रित चर होता है, ठीक है। इस चीज को हमने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में। क्योंकि उत्पादन फलन को हमने काल के अनुसार दो भागों में बांटा था। उत्पादन फलन को काल के अनुसार हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे? एक तो हमने बात की थी अल्पकाल की, और एक बात की थी हमने दीर्घकाल की। देखो, अल्पकाल के अंदर मैंने बताया था अभी समय कम होता है, इसी कारण कुछ साधन तो स्थिर होते हैं। जैसे तकनीक है, बिल्डिंग है, हमारी जो टेक्नोलॉजी, सारा टोटल जो सिस्टम होता है वो स्थिर होता है। कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, जैसे श्रमिक है, पूंजी है, कुछ हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। दीर्घकाल की बात करें तो उसमें सभी साधन होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। ये स्थिति हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनसे संबंधित। मैंने आपको उस क्लास में कहा था ये आप जो अल्पकाल पढ़ोगे उसका सिद्धांत पढ़ना आपको, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। और जो दीर्घकाल में जो सिद्धांत पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल। यानी ये दो सिद्धांत है। ये तो होता है दीर्घकाल में लागू, पैमाने का प्रतिफल कब लागू होता है? दीर्घकाल में लागू होता है। और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो सिद्धांत है, जिसे हम बोलते हैं रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, भी तेज शास्त्र में इसका नाम रखा है, ठीक है। ये कब लागू होता है? ये अल्पकाल में लागू होता है, ये दीर्घकाल में लागू होता है। अब हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैमाने के प्रतिफल की। देखो, आपके जो सिलेबस में दिया है वो थोड़ा कम दिया हुआ है। मैं आपको पैमाने का प्रतिफल कंप्लीट कराता हूँ। ऐसे लिखा तो है लेकिन बहुत कम लाइनों में लिखा है, और जो आपको डायग्राम दिया गया है वो कम दिया गया है। अपने क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीट करेंगे तभी जाके हम बढ़िया तरीके से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं पैमाने का प्रतिफल। इसके अंदर आपका आता है स्थिर अनुपातों का नियम। आपके जो सिलेबस में लिखा गया है वो ये लिखा गया है, स्थिर अनुपातों का नियम, ठीक है। अब हम पैमाने के प्रतिफल को क्या कर देते हैं, तीन भागों में बांट देते हैं। आगे इसको पहले अपने कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात यही है, ये लागू कब होते हैं? दीर्घकाल में लागू होते हैं। कब होते हैं? दीर्घकाल। और जब दीर्घकाल आएगा तो आप ये कह सकते हो सभी साधन परिवर्तनशील है, सभी साधन परिवर्तनशील है। इसकी विशेषता यही है बस। जैसे दीर्घकाल शब्द आएगा आप ये कहोगे सभी साधन परिवर्तनशील है, सभी साधनों के अंदर क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है, इतना समय होता है। अब पैमाने का प्रतिफल होता है, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो कहते हैं जो वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, एक बोलते हैं हम स्थिर पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, और एक बोलते हैं हम ह्रासमान
पैमाने का प्रतिफल। इसके अंदर आप 3 पढ़ोगे ये, वैसे कोई ज्यादा कठिन नहीं है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। वर्तमान जब उत्पादन बढ़ती मात्रा में मिले, स्थिर जब उत्पादन स्थिर मात्रा में मिले, ह्रासमान जब उत्पादन घटती मात्रा में मिले। तो इतना हार्ड नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उत्पादन फलन में आपको क्या देखना है, उत्पादन के साधन और उत्पादन में संबंध तो देखना है। जब उत्पादन के साधन आपने परिवर्तन किए, बढ़ाए, तो अगर आपको उत्पादन बड़ी हुई मात्रा में मिला तो वर्तमान प्रतिफल है। आपने जैसे ही उत्पादन के साधनों को बढ़ाए और जितना बढ़ाया उतना ही मान लो आपको उत्पादन मिला तो स्थिर है। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, मैंने 10% साधनों को बढ़ाया, वैसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपके है नहीं है सिलेबस में, मतलब ये उदाहरण नहीं है, मैंने वैसे आपको बताया इसका अर्थ बताने के लिए। 10% अगर साधनों में वृद्धि की, मान लेते हैं उत्पादन 20% बढ़ गया, उत्पादन 20% वृद्धि होगी। देखो वृद्धि तो साधनों में 10% की, उत्पादन 20, यानी ज्यादा बढ़ रहा है ना साधनों से। जितना साधनों में परिवर्तन किया उससे उत्पादन में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, इसी कारण इसको बोलते हैं वर्धमान, क्योंकि उत्पादन है वो बढ़ती हुई मात्रा में प्राप्त हो रहा है, उत्पादन है वो बढ़ती हुई मात्रा से प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका इसका अर्थ आप यही समझ जाओ, ताकि जैसे आगे हम इसका डायग्राम बनाए, कोई टेबल बनाए, या हम आगे इसकी परिभाषा लिखे, तो कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, उसका मीनिंग बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके अंदर आपको क्या करना है, मान लेते हैं मैंने 10% साधनों में वृद्धि की, साधनों में क्या की, वृद्धि की, उत्पादन में क्या हो गया, 10% वृद्धि होगी। देखो जितना साधनों में परिवर्तन उतना ही उत्पादन में परिवर्तन, इसका मतलब स्थिर पैमाने का, स्थिर है ये, न बढ़ रहा है न घट रहा है, बराबर चल रहा है। जितना साधनों में परिवर्तन हो रहा है उतना ही उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उत्पादन फलन यही तो बताता है कि उत्पादन के साधन और उत्पादन में क्या संबंध है। पहले परिवर्तन कौन हो रहे हैं, साधन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्वतंत्र है, उत्पादन आश्रित है, इस चीज को हम कर चुके हैं। तीसरी स्थिति आपकी आती है ह्रासमान प्रतिफल की, कोई दिक्कत नहीं है, ह्रासमान है, ह्रासमान माना होता है घटना, ह्रास होना, कमी होना। तो इसके अंदर देख लो, मान लेते हैं मैंने 10% साधनों में वृद्धि की, 10% साधनों में मैंने क्या किया, वृद्धि की, उसको बढ़ाया, तो उत्पादन 8% बढ़ा। देखो साधनों से कम वृद्धि हो रही है ना, यानी घट रही है, साधनों में तो ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, 10% बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादन में 8% ही हो रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। तो इतना हार्ड नहीं है, इतना कठिन नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल से जो नाम दिए गए हैं उन नाम के आधार पर आपको उसकी परिभाषा याद करनी है, इसका कोई टेबल बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे, इस नाम के आधार पर चलेगा। यहाँ पर तो आप साधनों को परिवर्तन करके उत्पादन को ज्यादा दिखाना है, वर्तमान। यहाँ पर जितना साधन में परिवर्तन है उत्पादन में उतना ही परिवर्तन दिखाना है, स्थिर। यहाँ पर साधनों में ज्यादा परिवर्तन और उत्पादन में कम परिवर्तन दिखाना है, यानी ह्रासमान। उसके आधार पर हम डायग्राम बनाएंगे, देखो कितना बढ़िया, तीनों को इकट्ठा बनाएंगे डायग्राम, अलग अलग भी बनाएंगे, फिर तीनों को इकट्ठा कर देंगे। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले पैमाने का प्रतिफल। इससे पहले क्यों ना हम एक बात सीखे, ये आप कहते हो सर पैमाने का प्रतिफल, वर्तमान वर्तमान पैमाना क्या होता है? अभी को जी पैमाना क्या होता है, पहले हमें पता तो चले ना। चलो वर्तमान का पता चल गया हमें, प्रतिफल होता है उत्पादन, उससे जो निर्गत होता है आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। तो ये तो आउटपुट की बात हो रही है। वर्तमान का आपने बता दिया, ज्यादा उत्पादन होना, उतनी मात्रा में उत्पादन होना, कम उत्पादन होना। तो ये पैमाना क्या है, आप बताओ। देखो हमने जब 9वीं 10वीं के अंदर, उससे पहले क्लासों के अंदर जो ग्राफ बनाते थे उसके अंदर एक पैमाना लेते थे हम। जैसे हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर कुछ संख्याएं ले लिया, तो वो पैमाना लेकर हम क्या कर देते थे, एक मतलब ग्राफ तैयार कर देते थे, ठीक है। यानी पैमाना होता है जो हम किसी चीज की जो इकाइयों की जो संख्याएं लेते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि मैं बोल देता हूं 1 मीटर कपड़ा है, तो ये कपड़ा है वो किस पैमाने में है, मीटर में है। कपड़ा वो किस पैमाने में है, मीटर में। इसका मतलब ये जो कपड़ा है वो 1 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि 1 मीटर की बात हो रही है। तो इसका पैमाना क्या है, मीटर में। मैं कह देता हूँ
100 सेंटीमीटर कपड़ा। यहाँ पर तो पैमाना मीटर था, यहाँ पर पैमाना क्या है, सेंटीमीटर। यानी ये पैमाना होता है किसी की आप कह सकते हो मापने की जो इकाई होती है, किसी को मापते हैं, किसी को मापते हैं वो पैमाना होता है। ऐसे मैं कह देता हूँ 1 लीटर दूध, इसको दूध को मैं किस में माप रहा हूँ, लीटर में माप रहा हूँ, इसका मतलब इसका पैमाना क्या है, लीटर है। बात समझ रहे हो? यानी किसी भी वस्तु को या किसी भी इकाइयों को जो मापने का जो जरिया होता है, जिसको हम मापते हैं, जिस इकाई से मापते हैं जिस इकाई से मापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैमाना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस जो माप रहे हैं इसको मापेंगे उत्पादन को, और क्या करेंगे, उत्पादन को मापेंगे। यहाँ पर मैंने प्रतिशत के रूप में मापा, अभी लिखा था ना 10% साधनों में वृद्धि, 20% उत्पादन में वृद्धि, यानी मापने का जरिया था वो मेरा प्रतिशत के रूप में था। मैं सीधा कह दूं उत्पादन दुगना हो जाए, साधनों को दुगना कर दे, उत्पादन दुगने से ज्यादा यानी वर्तमान, साधनों को दुगना कर दे, उत्पादन दुगने के बराबर यानी स्थिर। यानी यहाँ पर जो पैमाना लिया क्या जा रहा है वो दुगना, यानी उसकी संख्या ली जा रही है कि कितना मैं गुना कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो पैमाने का अर्थ होता है कि किसी को जो मापने की इकाई होती है वो पैमाना होता है। जैसे मैंने बताया था, एक यहाँ पर कपड़ा 1 मीटर में मापा जा रहा है, यहाँ पर कपड़ा सेंटीमीटर में मापा जा रहा है, यहाँ पर जो दूध है वो लीटर में मापा जा रहा है। इसका मतलब ये इसका क्या है, पैमाना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका पैमाने का प्रतिफल है, जो दीर्घकाल है, इसको कंप्लीट करते हैं। देखो हमने अर्थ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उनके नाम भी याद कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बारे में ये पढ़ना है भी इसका मीनिंग कैसे बना सकते हैं, इसका टाइम हम टेबल कैसे बनाएंगे, इसको हम डायग्राम में कैसे डालेंगे। तो पहला दीर्घकाल में लागू होता है। एक इसमें 3 बातें, पहली बात करते हैं वर्तमान पैमाने का प्रतिफल। वर्तमान पैमाने का, अब इसको ध्यान से देखो भैया, मैंने आपको अभी जान दिया वर्तमान पैमाने का प्रतिफल, मैं उस उदाहरण के तहत इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ना 10%, 20%, उसके आधार पर इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, और उसी के आधार पर मैं आपको क्या बता दूंगा, इसकी हम टेबल बनाएंगे जो आपके बुक के अंदर दी है, या नहीं दी हुई तो अब तो भी बना लेंगे हम, दूसरी स्थिति, और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। देखो कैसे, वर्तमान पैमाने का प्रतिफल ये कहता है जब वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि उत्पादन के साधनों से अधिक हो, तो वो क्या कहलाता है, वर्तमान पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। देखो उत्पादन में, उत्पादन के साधनों से ज्यादा वृद्धि हो, कि उत्पादन में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है और साधनों में कम परिवर्तन हो रहा है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, जैसे उत्पादन के साधनों को, उत्पादन के साधनों को या उत्पादन के साधनों में 2 गुना वृद्धि करने पर उत्पादन में या निर्गत में या आउटपुट में, उत्पादन में 2 गुना से अधिक वृद्धि होना, या आप कह सकते हो 3 गुना होना, 4 गुना होना। जैसे मैं मान लेता हूं, मैं ये कह देता हूं 2 श्रमिक है, 1 मशीन है, ये दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, इसे 1 मीटर कपड़ा उत्पादन करते हैं। हमने सिंपल सा डाल लेते हैं, 1 मीटर कपड़ा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति, जैसे मैंने उत्पादन के साधनों को दुगना कर दिया, यानी 2 श्रमिक थे, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, 4 श्रमिक कर दिए। 1 मशीन थी, इसकी जगह मैंने 2 मशीन कर दी। मैंने क्या कर दिया, उत्पादन के साधन दुगने कर दिए। अब उत्पादन के साधन दुगना किया, लेकिन कपड़ा जो 1 मीटर कपड़ा उत्पादन हो रहा था वो 3 मीटर कपड़ा उत्पादन होने लग गया।
यानी उत्पादन के साधन तो 2 गुना हुए थे और कपड़ा क्या हो गया, 3 गुना वृद्धि हो गई। उत्पादन के साधनों में जो मैंने परिवर्तन किया था वो 2 गुना ही किया था, यानी 2 गुना बढ़ाया था उसको, लेकिन जो उत्पादन बढ़ा वो 3 गुना बढ़ गया, यानी उत्पादन के साधनों से ज्यादा हो गया। इसी कारण इसको बोलते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं, क्योंकि इसको क्या होता है, इसमें जो उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो उत्पादन के साधनों से ज्यादा वृद्धि होती है। उत्पादन के साधनों में जो ज्यादा परिवर्तन, उससे ज्यादा परिवर्तन होता है। उत्पादन के साधनों में कम का परिवर्तन दिखाना है आपको और उत्पादन में ज्यादा परिवर्तन दिखाना है। अब जैसे मैं एक इसके अंदर टेबल बना देता हूं, बस इसको देखो, मैंने आपको उदाहरण दिया था, उसके आधार पर मैंने परिभाषा बना दी और इस परिभाषा के आधार पर मैं एक टेबल बना देता हूं। जैसे मान लेते हैं यहाँ अपने ले लेते हैं उत्पादन के साधन, छोटी सी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो समझना है सिर्फ। यहाँ लेता था वो उत्पादन, जब एक श्रमिक काम करता था तब मान लेते हैं 1 मीटर कपड़ा उत्पादन होता था। जब 2 श्रमिक काम करने लगे, यानी उत्पादन के साधनों क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो कपड़ा 3 मीटर होने लग गया, यानी कपड़ा हो गया वो 3 गुना वृद्धि हो गई। फिर मैंने इसको 4 श्रमिक कर दिया, यानी फिर मैंने 2 गुना कर दिया, कपड़ा है वो मान लेते हैं 9 हो गया या 12 हो गया, इसका मतलब 4 गुना वृद्धि हो गई। यानी कहने का मतलब है कि उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन होता है उससे उत्पादन में ज्यादा परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, जो आप टेबल में भी दर्शा सकते हैं। अब बात ये आती है, देखो पहले मैं इन तीनों को करवा देता हूँ, उसके बाद हम डायग्राम इकट्ठा बनाएंगे तीनों का। तो वर्धमान समझ गए आप, बिल्कुल सिंपल है। अब आता है आपका स्थिर पैमाने का प्रतिफल। दूसरा आता है आपका स्थिर पैमाने का प्रतिफल। देखो ये आपको क्या बताता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल आपको ये बताता है भी जो उत्पादन के साधनों में जितना परिवर्तन हुआ है, उत्पादन में उतना ही परिवर्तन होना, न तो ज्यादा और न कम। ज्यादा होगा तो वर्धमान हो जाएगा, कम होगा तो ह्रासमान हो जाएगा। इसका मतलब उत्पादन के साधनों के अनुपात में क्या होना, उत्पादन में परिवर्तन होना, क्या कहलाता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। जैसे मैं आपको इसकी परिभाषा लिखता हूं, जैसे अपने एग्जाम्पल लिया था, क्या परिभाषा बनेगी, जब उत्पादन में वृद्धि उत्पादन के साधनों के अनुपात में हो तो उसे स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, या आप कह सकते हो उत्पादन में उतनी ही वृद्धि हो जितनी उत्पादन के साधनों में हो, उत्पादन के साधनों में हो। एक ही बात है ना, यानी उतनी वृद्धि हो जितना उत्पादन के साधनों में हुई है, यानी उसके अनुपात में हो। आप ये भी कह सकते हो कि उत्पादन में वृद्धि उत्पादन के साधनों के अनुपात में हो। इसका मतलब जिस अनुपात में साधन बढ़ाए हैं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है। आप ये कह सकते हो कि उत्पादन में उतनी ही वृद्धि होती है जितनी उत्पादन के साधनों में होती है। जैसे अपने जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जैसे उत्पादन के साधनों में 10% का हमने वृद्धि की है, 10% उत्पादन के साधनों को बढ़ा दिया, लेकिन उत्पादन 10% के बराबर ही बढ़ा, यानी जितना उत्पादन के साधन बढ़ाए उतना ही उत्पादन बढ़ा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे उत्पादन के साधनों को दो गुना या उत्पादन के साधनों में 2 गुना वृद्धि करने पर उत्पादन में वृद्धि 2 गुना हो या 2 गुना होती है। यानी कहने का मतलब है उत्पादन के साधनों में कितनी वृद्धि की हमने, 2 गुना वृद्धि की, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है, 2 गुना ही हो रही है, बराबर ही हो रहा है ना, अनुपात में ही हो रहा है, ठीक है। उसे बोलते हैं स्थिर पैमाने का
प्रतिफल देखो कितना सिंपल है, स्थिर ही तो रखना है। उत्पादन के साधनों को हमने इसके आधार पर कितना एग्जाम्पल दे सकते हो, आपको 10%, 10%, 2 गुना वृद्धि, 2 गुना वृद्धि, यानी अगर उत्पादन के साधनों में 2 गुना वृद्धि करते हो, अगर उत्पादन में भी 2 गुना की वृद्धि होती है तो वो होता है स्थिर पैमाने का प्रतिफल। अब इसके आधार पर हम टेबल तैयार करते हैं और आपके बुक के अंदर एक टेबल दी गई है, वो ही लिखते हैं हम, ठीक है। देखो बुक में टेबल दी गई है, भूमि की मात्रा श्रम के घंटे, यानी इधर आपको दे रखा है भूमि, इधर आपको दे रखा है श्रम के घंटे, या आप कह सकते हो श्रमिक दे रखा है जी, ठीक है। उसके बाद आपको इधर दे रखा है घंटों में परिवर्तन, यानी जो श्रमिक में परिवर्तन होता है, श्रमिक में परिवर्तन, घंटों में यानी जो श्रमिक काम करता है वही है। अगर श्रमिक मान लो 2 घंटे ज्यादा काम करता है, उत्पादन ही उसके अनुपात में हो जाता है, ओवर टाइम करते हैं ना कई बार, ठीक है। तो इसके अंदर आपको दे रखा है भूमि आपके पास है 5, 10, 15, 40 तक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और आपके बुक वाला है ना, वो दान करवा रहा हूँ आपको मैं, आपके बुक वाला करवा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक कॉलम हम बना लेते हैं भूमि में परिवर्तन, ठीक है। श्रमिक को और बड़ा कर लेते हैं, श्रमिक और श्रमिक में, तो श्रमिक के घंटे लिख दो यहाँ पर, और श्रमिक के घंटों में अंतर, घंटों में परिवर्तन। अब सुनो बात, इसके अंदर जैसे भूमि परिवर्तन है, इसमें लिखा है जैसे भूमि परिवर्तन हमने पहला तो है नहीं, कितना कर दिया, इसने कर दिया इसको 2 गुना, कितना कर दिया 2 गुना, ठीक है। इसको कितना कर दिया 3, 4, 5, 6 गुना बता दिया, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना और 8 गुना, यानी हम करते आगे, इसको पूरा करते हैं पहले घंटों में। पहले 100 था श्रमिक, ठीक है, 100 के आगे चलता है 200, 300, टोटल 800, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800, ठीक है। इसके अंदर भी जो परिवर्तन हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है इसकी तरह, घंटों में पहले 2 गुना, फिर 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना और 8 गुना। ये आपको बता दिया कि जैसे मैंने आपको श्रमिक दिया है, यह स्थिर पैमाने का प्रतिफल बताया जा रहा है आपको, या इसे बोलते हैं स्थिर अनुपातों का नियम, स्थिर अनुपातों का नियम। मेरे को ये बाद में करवाना था लेकिन आपके ये साथ ही चल गया ना, इसलिए करवा रहे हैं, क्योंकि दोनों होने के बाद समझते हैं आप। चलो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो स्थिर अनुपातों का नियम क्या है, ये सारणी करने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। हमने जो अलवकाल में आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, क्या पढ़ोगे, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भी जो अनुपात होंगे वो परिवर्तन होंगे, अनुपात होंगे, साधनों के अनुपात होंगे वो क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अनुपात होंगे वो स्थिर रहेंगे दीर्घकाल में, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको छोटा सा क्वेश्चन वैसे ही पूछ लेना, दीर्घकाल के अंदर जो साधनों के अनुपात होते हैं तब आप कहोगे जी स्थिर रहते हैं, क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। अगर आपको पूछे अलवकाल में जो साधनों के अनुपात होते हैं, आप कहोगे जी परिवर्तनशील होते हैं। कैसे होते हैं, मैं पहले एग्जाम्पल देता हूँ फिर इसको करते हैं। देखो अलवकाल में क्या होता है, अलवकाल में हमने कहा था कुछ साधन स्थिर होते हैं, जैसे अब मैंने एक मशीन ले ली, मशीन स्थिर है, और एक मैंने श्रमिक ले लिया, और श्रमिक क्या है, परिवर्तनशील है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मशीन तो एक ही है, या यहाँ पर तकनीक रख लो जो स्थिर रहती है, ठीक है। तकनीक एक था और श्रमिक 2 काम करते थे, इसका अनुपात क्या था, 1:2, 1:2। अब हमने कहा था तकनीक तो स्थिर ही रहेगी, श्रमिक को बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब अब अनुपात क्या हुआ, 1:3। फिर मैंने कहा था क्योंकि अल्पकाल है, अल्पकाल में एक साधन को तो आपको स्थिर रखना है, और स्थिर आप तकनीक रख रहे हो, फिर आप तकनीक स्थिर है, श्रमिक बढ़ा दिया, तो फिर आपका अनुपात क्या हुआ, 1:4। देखो अनुपात में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले तो आपका अनुपात था 1:2, फिर आपका अनुपात हुआ 1:3, फिर आपका अनुपात हुआ 1:4। इसी कारण इसको बोलते हैं अल्पकाल को परिवर्तनशील, परिवर्तनशील
अनुपातों का नियम। यानी अल्पकाल में अनुपात परिवर्तन होते हैं। अल्पकाल में क्या होते हैं? अनुपात परिवर्तन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें एक साधन को स्थिर रखा जाता है, एक साधन को परिवर्तनशील किया जाता है। आपके सामने मैंने उदाहरण लिया है, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि एक साधन स्थिर है, एक एक एक। परिवर्तन किसको कर रहे हैं? सरणी को, 2 3 और 4। इसका मतलब पहले जो अनुपात था वो 1:2 था, फिर अनुपात गुणा 1:3, फिर अनुपात गुणा 1:4। यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसका मतलब अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। अब बात करते हैं हम दीर्घकाल की। दीर्घकाल, दीर्घकाल आपको ये कहता है कोई साधन स्थिर नहीं होता, कोई साधन स्थिर नहीं होता, सभी साधन परिवर्तन होते हैं। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। वैसे इस तालिका दी हुई है, इसको पूरा करेंगे। मैंने उसके आधार पर एग्जांपल लेता हूँ। सरमिक, इधर मैंने ले ली तकनीक, इधर ले लिया मैंने सरमिक। इसका मतलब पहले 1 और 2 काम करते थे, पहले इधर ले लिया, मतलब इसका अनुपात क्या था? 1:2 था। फिर क्या हुआ? फिर मैंने परिवर्तन करना है, दीर्घकाल है, इसके कारण मैं तकनीक में भी परिवर्तन कर सकता हूँ और श्रमिक में भी परिवर्तन कर सकता हूँ। क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। यानी मैंने तकनीक को दुगना कर दिया, श्रमिक को भी क्या कर दिया? दुगना कर दिया। अब इसका अनुपात देख लो, 2:4 का कितना होगा? 2:4 का 1:2 ही होगा। अनुपातों को हल कर सकते हैं ना सेम। फिर मैंने इसको 3 गुना कर दिया, 3 गुना यानी 6 हो गया। इसको भी मैंने क्या किया? 3 गुना कर दिया, यानी 12 हो गया। अब 6:12 का अनुपात देख लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना? 1:2। यानी इसमें अनुपात वही रहता है। इसके अंदर भी 1:2 था, इसमें भी 1:2 था, और इस स्थिति में भी अनुपात 1:2 है। इसी कारण बोलते हैं इसको स्थिर अनुपातों का नियम, जो दीर्घकाल में लागू होता है। ठीक है, इसके अंदर अनुपात होता है वो सेम ही रहता है, अनुपात नहीं बदलते साधनों के। इसमें बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि एक साधन को स्थिर रखेंगे और स्थिर साधनों पर हम सरणी की इकाई बढ़ाएंगे। स्थिर साधनों पर हम क्या करेंगे? सरणी की इकाई बढ़ाएंगे, तो अपने आप ही अनुपात चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें दोनों ही साधन परिवर्तन कर देंगे तो अनुपात चेंज नहीं होगा। साधन परिवर्तन हो रहे हैं, अनुपात वही रहेगा। जैसे अगर मैंने एक और सर मशीन थी या तकनीक थी, 2 श्रमिक थे, यानी 1:2। मैंने तकनीक दुगनी कर दी या यहाँ पर मशीन ले ली, यानी मैं 1 से 2 मशीन ले आया, तो साधन भी मैंने श्रमिक दुगने कर दिए, यानी 2 और 4 का अनुपात कितना होता है? 1:2। मैंने इसको 3 गुना कर दिया, यानी 6 मशीन ले आया, इसको मैंने 3 गुना कर दिया, यानी मैं 12 श्रमिक ले आया, और 6 और 12 का अनुपात कितना होता है? 1:2। इसका मतलब इसमें अनुपात चेंज नहीं होते, इसी कारण इसको बोलते हैं स्थिर अनुपातों का नियम। अब इस टेबल में देख लो, अब इतनी बात अगर आप समझ गए तो इसका मतलब आप दीर्घकाल कर रहे हो ना, तो देख लो इसका अनुपात क्या है, भूमि और श्रम का क्या अनुपात है। मैं लिख देता हूँ यहाँ 5 और 100। इसको हल कर सकते हैं ना, 5 से कम 5, 2×5=100, क्या आया? 1:20। यानी इसका जो अनुपात था वो 1:20 था। मैं दूसरी बात करता हूँ, इसको मैंने 2 गुना कर दिया, 10 कर दिया, इसको मैंने 20 कर दिया। अब 10 और 20 का अनुपात देख लो आप, 10 और 200 का कितना आया? 1:20। इसका मतलब इसका भी अनुपात आया 1:20। अब मैंने साधनों को भूमि को 3 गुना कर दिया और श्रमिक को भी 3 गुना कर दिया, यानी 15:300। इसको हल करो, 15 एकम 15, 15 गुना 30, यानी 1:20। उसके बाद मैंने भूमि को 4 गुना कर दिया और श्रमिक को 4 गुना कर दिया, यानी कितना आया? 20 और 400। इसको काटो, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, यानी 1:30। अब देख लो, 5 गुना किया और इसको भी 5 गुना किया, यानी 25 और 500 का देख लो, 25 एकम 25, 25 गुना 50, यानी कितना आया? 1:20। यानी इन सभी का क्या आएगा? 1:20। यानी इसके अंदर अनुपात नहीं बदलते। किसके अंदर नहीं बदलते? दीर्घकाल में। ये ध्यान रखना बात, अनुपात तो चेंज है, सेम है ना, 1:20, 1:20, 1:20। क्यों? क्योंकि हम दीर्घकाल की बात कर रहे हैं, और दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। भूमि को भी परिवर्तन कर रहे हैं हम, और श्रमिक को भी परिवर्तन कर रहे हैं, इसी कारण अनुपात नहीं बदलते। अगर हम भूमि को स्थिर रख लें, ठीक है, और श्रमिक को परिवर्तन करें, तो आपका अनुपात चेंज हो जाएगा। तो इसी कारण इसको दीर्घकाल के नियम को क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपातों का नियम। यानी अनुपात इसमें क्या होते हैं?
स्थिर होते हैं। और अल्पकाल को क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का नाम, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। देखो इसके आधार पर आपका अपने क्यों ना इसको ही पूरा कर लें। आपके एक अल्पकाल की टेबल दी हुई है, फिर ही पढ़ेंगे आगे। अल्पकाल की टेबल दी हुई है, उसको और कर लेते हैं अपने। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इसका अनुपात तो पता चल गया ना आपको, स्थिर है। अल्पकाल के अंदर आपको क्या दे रखा है? भूमि दे रखी है। यानी अल्पकाल में भूमि क्या होती है? स्थिर होती है ना। अरे भूमि स्थिर होती है, सिर्फ श्रमिक को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अल्पकाल में एक साधन को आपको स्थिर रखना है, एक को परिवर्तन करना है। तो यहाँ 5 हेक्टेयर, तो सब में 5 ही होगा। ठीक है, इधर आपको श्रमिक की मात्रा दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये टेबल है और चीज की, लेकिन हम इसको इसके आधार पर ले सकते हैं। देखो पहले अनुपात क्या था? 5:0 था, यानी 5 हेक्टेयर भूमि थी, श्रमिक 0 था। दूसरा अनुपात 5:1 हो गया, इसका मतलब 5 हेक्टेयर भूमि है और 1 श्रमिक है। उसके बाद 5:2 हो गया, उसके बाद 5:3, 5:4, 5:5 यानी 1:1, 5:6, 5:7। यानी अनुपात परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? 5:1, 5:2। इसी कारण अल्पकाल होता है उसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें अनुपात परिवर्तन होता है। दीर्घकाल में अनुपात सेम रहता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपातों का नियम कहते हैं। स्थिर अनुपातों का नियम कहते हैं। ठीक है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि अनुपात किसमें चेंज होते हैं, अनुपात किसमें नहीं बदलते, स्थिर अनुपातों का नियम कब लागू होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कब लागू होता है। जैसे बताया, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू अल्पकाल में होता है। इसका नाम इसीलिए देखो, ये अलग परिवर्तन हो रहा है ना अनुपात, इसी कारण इसका नाम ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। आप जो सिद्धांत पढ़ोगे ना, नियम पढ़ोगे, वो यही पढ़ोगे। इसके अंदर क्या होता है? स्थिर रहता है, इसी कारण इसको स्थिर अनुपातों का नियम कहते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो ये 2 टेबल आपको समझना है, और इसके अंदर तो आपको अनुपात है उसको परिवर्तन करना है, इसका नाम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आपको याद करना है। इसका नाम है, आप इसके अंदर जो अनुपात है वो आपको स्थिर रखने हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी संख्यात्मक उदाहरण ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अनुपात स्थिर रखना है, अनुपात को चेंज नहीं करना। इसके अंदर आपको अनुपात बदलना है, इसी कारण इसका नाम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसमें अनुपात नहीं बदलोगे, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपातों का। ठीक है, पहली स्थिति तो हमें सिद्धांत है, उनके नाम क्यों पड़े वो हमने पढ़ लिए। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, पैमाने के प्रतिफल के बारे में। पैमाने का प्रतिफल। देखो पैमाने के प्रतिफल में हम 2 कर चुके हैं। एक तो हमने वर्धमान पैमाने का प्रतिफल किया, एक हमने किया है स्थिर पैमाने का प्रतिफल, इसका अर्थ भी हमने पढ़ लिया। जो आपका तीसरा आता है वो आता है रासमान पैमाने का प्रतिफल। रासमान पैमाने का प्रतिफल। देखो रासमान क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे 10% हमने क्या किया, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया, तो जो उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है वो 8% हो रहा है। उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? जब उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन के साधनों में वृद्धि से कम हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था रासमान करना है, कम दिखाना है, रास दिखाना है, घटता हुआ दिखाना है, बस इतना ही देखना आपको। यहाँ पर तो बढ़ता हुआ दिखाना है तो वर्धमान, यहाँ पर स्थिर दिखाना है तो स्थिर, यहाँ पर घटता हुआ दिखाना है तो रासमान। यानी उत्पादन में वृद्धि हो रही है, वो उत्पादन के साधनों से कम हो रही है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? हम रासमान पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे साधनों को, या उत्पादन के साधनों को, उत्पादन के साधनों को 2 गुना करने पर उत्पादन में आप कह सकते हो 1 गुना या 1.5 गुना, यानी उससे कम दिखाना है। ठीक है,
या आप ये के सीधा लिख लो 2 गुना से कम वृद्धि हो, 2 गुना से कम वृद्धि हो, उसे क्या बोलते हैं हम? ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अभी उसमें तो साधनों में तो हमने 2 गुना वृद्धि की, लेकिन उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो 2 गुना से कम हो रही है। ठीक है, अब इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ, हमें क्या करना है, आप एक सिंपल सी बात लो, हमें उत्पादन को दोगुना करना है। उत्पादन को क्या करना है? दोगुना करना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम साधनों को दुगना करते हैं, साधनों को दुगना करते हैं तो उत्पादन दुगने से ज्यादा हो जाता है, उत्पादन दुगने से ज्यादा हो जाता है। अब हमें उत्पादन करना दुगना है लेकिन वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको उत्पादन के साधन भी क्या करने पड़ेंगे? कम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उत्पादन तो आपका वैसे ही बढ़ रहा है। अगर आपने उत्पादन के साधनों को दुगना कर दिया तो उत्पादन तो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको उत्पादन के साधन कम नहीं लगाने हैं, ताकि कम लगाने से आपका उत्पादन दोगुना हो जाएगा। जैसे मैंने बात आई थी आपको 10% मैंने साधन बढ़ाए, साधनों में वृद्धि की, उत्पादन 15% या 20% बढ़ गया, उत्पादन में 20% की वृद्धि होगी। अब अगर मेरे को उत्पादन में 10% की वृद्धि करनी है तो मेरे को उत्पादन के साधन कितने लगाने पड़ेंगे? 5% ही लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि मेरे को पता है जो हमारे पैमाने का प्रतिफल चल रहा है वो वर्धमान चल रहा है। ऐसी स्थिति में उत्पादन के साधन कम लगाएंगे और उत्पादन हमारा क्या हो जाएगा? दुगना। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जैसे हम डायग्राम बनाएंगे ना, उस डायग्राम में आपको बहुत काम आएगा ये, इसलिए अपने थोड़ा नॉर्मल सी बात पहले ही कर लेते हैं। यानी इसमें हम उत्पादन के साधन कम लगाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसमें अगर हमें उत्पादन को दुगना करना है तो हमें पता है स्थिर पैमाने का प्रतिफल आपको ये कहता है कि जितना आप साधन में परिवर्तन करोगे उतना ही उत्पादन में परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर उत्पादन के साधन क्या करने पड़ेंगे? दुगना करना पड़ेगा। यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा? कम साधन लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर जितना उत्पादन चाहिए उतने ही साधन लगाने पड़ेंगे। तीसरी बात आती है ह्रासमान की। इसमें हम क्या करेंगे? इसके अंदर यदि आपको उत्पादन दुगना करना है, उत्पादन क्या करना है? 2 गुना करना है, तो इसके लिए आपको अगर आपने साधन ही 2 गुना कर दिए तो ह्रासमान है, देखो दुगने से कम वृद्धि होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उत्पादन के साधनों को ज्यादा लगाना पड़ेगा, उत्पादन के साधनों में अधिक वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्या होगा? उत्पादन दुगना होगा। यहाँ पर तो अगर दुगना करना है तो आपको उत्पादन के साधन कम लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर अगर आपको दुगना करना है तो उत्पादन के साधन दुगने ही लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर अगर आपको उत्पादन दुगना करना है तो आपको साधन दुगने से ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों बातों के आधार पर आपका एक डायग्राम तैयार होगा पैमाने का प्रतिफल के आधार पर। ठीक है, वो यहाँ तक आप पढ़ लेना भाई। उसके हम जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर वो पूरे का पूरा एक तीनों डायग्राम इकट्ठा बनाएंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं। थैंक यू।